हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं और हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 10वीं। एक्सरसाइज आ चुके हैं 10वीं में। प्रश्नावली ये 5 नंबर की है, एग्जाम में आपकी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली किससे संबंधित है? सर्किल से संबंधित है। सर्किल का अर्थ समझ गए आप। वर्त से संबंधित है। वर्त क्या होता है? आपने छोटी कक्षा में वर्त क्या करती पढ़ी होगी। वर्त की परिभाषा आप जानते हो, क्या होती है वर्त? इधर देखना, वर्त होता है क्या है? इस प्रश्नावली में वर्त के सर्वांग समता और समरूपता के क्या है कुछ गुण पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को क्या है बहुत छोटी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो वर्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु होता है। देखना, एक निश्चित बिंदु से बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। यानी एक निश्चित पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ये एक मेरे पास निश्चित पॉइंट है। इस पॉइंट से मान लो एक बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो इस पॉइंट से क्या हो समान दूरी पर स्थित हो, इससे क्या हो समान दूरी पर क्या हो स्थित हो। बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो समान दूरी पर स्थित हो। मान लो अगर यहां से मैं यहां तक की लाइन देखूं तो भी मान क्या होगा? आर होगा। यहां पर देखूंगा तो भी क्या होगा? आर होगा। इधर मैं खींचूंगा तो भी क्या होगा? आर होगा। इधर खींचेंगे तो भी क्या होगा? आर होगा। यानी प्रत्येक बिंदुओं का बिंदुपथ की जो दूरी होगी वो क्या होगी? समान होगी। तो इस प्रकार जो आकृति का निर्माण होगा वो किसका होता है? वर्त का निर्माण होता है। वर्त हमेशा किस पर बनता है? त्रिज्या के आधार, त्रिज्या को आधार मानकर हम तो वर्त का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किससे? चाप की सहायता से। दूसरी बात, अब आप जानते हो वर्त में कई चीज होती है। परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या होगी? एक किसी निश्चित बिंदु से बिंदुओं का निश्चित बिंदु से बिंदुओं का पथ, बिंदु का पथ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। अब वर्त का जो निर्माण होता है वो निर्माण हम किन से करते हैं? त्रिज्या का आधार मानकर करते हैं। निर्माण करते हैं वो, उसमें आधार किसको मानते हैं? रेडियस को मानते हैं। यानी त्रिज्या को आधार मानकर हम क्या करते हैं? एक चाप का निर्माण करते हैं और वर्त प्रकार की सहायता से उस चाप को हम क्या कराते हैं? करते हैं, बनाते हैं। दूसरी बात, वर्त की क्या होती है? आप जानते हो कि वर्त की सबसे लंबी भुजा, या मैं कुछ बिंदु आपको लिखा रहा हूं कि वर्त की सबसे लंबी भुजा या जीवा कौन होती है? जीवा यानी व्यास होती है। कौन होती है? व्यास, जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो वर्त की सबसे लंबी भुजा या जीवा व्यास होती है, व्यास होती है जो वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है। वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। मान लो ये लाइन है, इधर देखो ये जो भी लाइन है ये क्या हो गई? व्यास। ये इधर वाली लाइन हो गई, ये भी क्या हो गई? व्यास हो गई। अब क्या है कि दूसरी बात देखो, जीवा। जीवा क्या होती है? इस प्रश्नावली में हम पूरा जीवा के बारे में पढ़ेंगे। जीवा क्या होती है? जीवा होती है वर्त में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। मान लो यहां से यहां तक एक मैं वर्त और बनाता हूं, इधर देखना, ये एक वर्त है हमारे पास में। तो मान लेते हैं ये हमारा केंद्र हो गया। कोई भी दो बिंदु ले लो वर्त की परिधि पर, कोई भी दो बिंदु है, ये वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। इधर मान लो, इधर भी मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। तो जीवा की परिभाषा क्या होगी? किसी वर्त में परिधि पर स्थित है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड या रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं।
यानी कोई भी वर्त है उसमें उसकी परिधि स्थित दो बिंदु चाहिए, वो इधर से इधर हो सकता है या केंद्र बिंदु केंद्र से भी होकर गुजर सकती है। तो ऐसे तो ये केंद्र से होकर गुजरेगी तो व्यास होगी, लेकिन जीवा व्यास हो सकती है, व्यास कभी भी जीवा नहीं होगी। ध्यान रखना क्या है कि व्यास कभी भी क्या नहीं होगी, जीवा नहीं होगी, जबकि जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब देखो एक वर्त में अनंत जीवाएं होती है, मैं मान लो ऐसी लाइनें बहुत सारी ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी मैं इसके अंदर लाइनें खींच सकता हूँ। तो एक वर्त में कितनी जीवाएं होती है, अनंत होती है। किसी वर्त में अनंत जीवाएं होती है, किसी वर्त में अनंत जीवाएं होती है, किसी वर्त में अनंत जीवाएं होती है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने जो लास्ट लाइन लिखी है, किसी वर्त में अनंत जीवाएं होती है, ये सेम का सेम आपको क्या पेपर में 1 नंबर का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रश्नावली से, वो इन्हीं से पूछा जाता है कि एक वर्त में होती है जीवा कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 0 होती है, कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। तो आपने सबसे पहले वर्त की परिभाषा पढ़ ली। वर्त का निर्माण किससे होता है, त्रिज्या को आधार मानकर हम प्रकार की सहायता से क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। उसके बाद में वर्त की सबसे लंबी भुजा या जीवा कौन होती है, व्यास होती है, जो वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है। उसके बाद में हमने जीवा के बारे में बताया कि जीवा क्या होती है कि किसी भी परिधि पर स्थित दो बिंदु, यानी वर्त की जो परिधि इस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड या रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। उसके बाद में किसी वर्त में कितनी जीवाएं उपस्थित होती है, तो अनंत जीवाएं उपस्थित होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो आगे देखो, हमने व्यास के बारे में पढ़ लिया, त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जीवा के बारे में पढ़ लिया। अब हम वर्त के रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। वर्त की क्या पढ़ते हैं, रेखाएं। वर्त की रेखाएं, और वर्त की रेखाएं पहला पॉइंट कौन सा पढ़ते हैं, स्पर्श रेखा का। कौन सा, किसका पढ़ते हैं, स्पर्श रेखा। ये वर्त में स्पर्श रेखा क्या होती है। मान लेते हैं एक वर्त है मेरे पास में, ये एक वर्त है, इस वर्त में एक मान लेते हैं ये केंद्र हो गया O। अब वर्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है कि वर्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। यानी ये वर्त है, इस वर्त पर स्थित किन्हीं एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, किसी भी वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से गुजरने वाली या स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से कोई रेखा गुजर रही है, तो जैसे ही मान लो यहाँ पर ये टच कर रही है, तो ये टच करने वाला बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु हो गया। ये टच करने वाला बिंदु कौन सा होगा, स्पर्श बिंदु होता है। कौन सा होता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, जो ये लाइन जा रही है, टेंजेंट जा रही है, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इधर भी मान लो एक दूसरे के संपाती होती है, स्पर्श रेखा, प्रत्येक स्पर्श रेखा एक दूसरे क्या होती है, संपत्ति होती है। क्या होती है, संपत्ति। और जहां पर स्पर्श करती है, स्पर्श करने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ध्यान रखना, ये रेखा कौन सी होगी, स्पर्श रेखा होगी, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, अब देखो पहला बिंदु तो इसकी परिभाषा हो गई, स्पर्श रेखा। ये प्रश्नावली पूरी स्पर्श रेखा पर टिकी हुई है। ध्यान रखना, 10वीं प्रश्नावली 10.1 और 10.2 पूरी प्रश्नावली किस पर टिकी हुई है, स्पर्श रेखा पर है। अब मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा एक वर्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी स्थित होती है, अनंत होती है। किसी भी वर्त पर ऐसे लिखना, किसी भी वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है, अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। इसका दूसरा गुणधर्म आप याद रखना। तीसरी बात यह है कि अगर स्पर्श रेखा मान लो वर्त के किसी बाह्य बिंदु, एक बार कोई बिंदु स्थित है मान लेते हैं, इस बिंदु पर वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अधिकतम कितनी खींची जा सकती है, 2 ही। कितनी,
दो है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैंने इस बिंदु को यहाँ पर मिला देते हैं, इधर इसको मिला देते हैं इधर, तो जहां पर ये बिंदु मिल रहा है मान लेते हैं ये बिंदु क्या है P है, तो ये एक बिंदु, इस एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं आ सकती है, अधिकतम 2 आ सकती है। तो इसका तीसरा गुणधर्म क्या हो जाएगा कि किसी वर्त के लिखना, वर्त के किसी बाह्य बिंदु पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं ए है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं बी है, तो एपी और एबी की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं की हमेशा जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अतः एपी बराबर क्या होगी, बीपी होगी। क्या होगी, एपी बराबर क्या होगी, बीपी। यानी कहने का अर्थ है कि बाह्य बिंदु पर स्थित दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखो यहां से जो लंब डालते हैं, मान लेते हैं त्रिज्या या लंब डालते हैं, ये हमेशा यहाँ पर स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसका तीसरा गुणधर्म क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या या लंब द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। बनाया गया कोण समकोण होता है। बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसके ये 4 गुणधर्म हो गए। इन चारों गुणधर्मों का आप ध्यान रखना। ये आगे इनके आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगली देखो दूसरी रेखाएं पढ़ते हैं। इस प्रति रेखा, दूसरी रेखा देखो छेदक रेखा पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, एक वर्त होता है, एक वर्त का ये मान लो केंद्र है, और केंद्र का मान लेते हैं केंद्र O है। छेदक रेखा क्या होती है कि वर्त को आर पार करने वाली, यानी गुजरने वाली जो रेखाएं होती है, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु, दूसरा बिंदु इधर है, तो यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा हो गई, यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा हो गई, इधर जो गुजरने वाली रेखा हो गई, इधर ये गुजरने वाली रेखा हो गई। ये रेखाएं कौन सी होती है, छेदक रेखा हो सकती है। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये रेखाएं ऐसे भी हो सकती है। तो इनको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो छेदक रेखा क्या होगी कि वर्त को पार करने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, रेखाखंड को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। 2 नंबर देखो, तीसरी देखो, दूसरी पहली स्पर्श होगी, दूसरी छेदक होगी, तीसरी होगी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी जो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो एक वर्त है, एक कोई बाहर बिंदु स्थित मान लेते हैं, यहां से कोई रेखा गुजर रही है, ऐसे इधर से नीचे देखो कोई जीवा गुजर रही है, यहाँ पर आकर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यानी 2 ऐसी रेखाएं जो वर्त से होकर गुजर कर किसी बिंदु पर जाकर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी उसको काटती है। तो इसको तो बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु या काटन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काटन बिंदु बोलते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इन रेखाओं को आपस में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 10.1 प्रश्नावली करते हैं 10.1 स्टार्ट। 10.1 में पहला क्वेश्चन है, आपको भाषा के रूप में दे रखा है और वो क्वेश्चन आपको सीधा याद रखना है। पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको सीधा बता दूं कि एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, अनंत होती है। और अगला जैसे उसका दूसरा दे रखा है कि उसमें आपको खालिस्तान भरना है, दे रखा है कि 2 स्पर्श रेखाएं कितने बिंदुओं पर जाकर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर जाकर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दूसरा अगर आपको इसमें दे रखा है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, करने वाली रेखा क्या होती है। इसका दूसरा दे रखा है कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा
उस बिंदुओं को क्या कहलाती है, दो बिंदु मतलब गुजरने वाली जो रेखा होगी उसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा आपको दे रखा है कि वर्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वर्त पर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है, मैंने बता दिया आपको। और वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की विनिष्ट बिंदु की क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अब देखो ये तो भाषा के सवाल थे, आपको सीधा इसमें खाली स्थान भरना था, आप जैसे मैंने आपको परिभाषा लिखा है उनमें से देखकर भरना था, परिभाषा आपको आ रहा है तो आप क्या खाली स्थान भर सकते हो। अभी देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक वर्त दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वर्त है। वर्त में उसमें आपको दे रखा है कि एक कोई बार बिंदु स्थित है, ठीक है, और यहां पर मान लो केंद्र है, तो यहां से केंद्र से उस बार स्थित बिंदु की आपको लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 13 नहीं सॉरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान लो कोई त्रिज्या की लंबाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है त्रिज्या, तो बतानी यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आपको ज्ञात करके बतानी है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं ये बिंदु ओपी हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं ए क्या है, ए, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण की सामने भुजा क्या होती है, समकोण होती है। मान लो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसकी सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये मान किसका हो गया, कर्ण का। अब आपको आधार दे रखा है, लंब का मान निकालना, आप निकाल सकते हो आराम से। तो दी गई आकृति में देखो आपको दी है, वो पहले लिखते हैं। दिया क्या है कि ओ ए का मान दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर है, ओपी का मान दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको निकालना है एपी का मान निकालना है, ठीक है। इधर देखो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अब एपी का मान निकालना है तो क्या होगा, एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस नहीं ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि ये ओ ए किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आपको एपी स्क्वायर निकालना है तो एपी स्क्वायर निकालते हैं। ओ ए का मान दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो एपी का मान कितना आ जाएगा, 144 में से आपको कितना घटाना है, 25, तो कितना आ जाएगा, एपी स्क्वायर बराबर आ गया 119। अब आपको मान निकालना है एपी का, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर इधर से स्क्वायर हट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, एपी बराबर वर्गमूल में 119 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास में, एपी का मान निकालना था, एपी का मान कितना आ गया, 119 सेंटीमीटर आ गया। बस आपको इतना ही करना था। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि 1 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगला आपको चौथा क्वेश्चन है। जो चौथे क्वेश्चन में तो इधर मैं करा रहा हूं, इधर देखना, चौथे क्वेश्चन में कुछ करना है ही नहीं, आपको एक कच्चा डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, कच्चा डायग्राम बनाना है। किसका बनाना है, वर्त का बनाना है। कच्चा डायग्राम मैंने मान लो ये कच्चा डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रदर्शित करनी है छेदक रेखाएं। छेदक रेखा मैंने अभी बताई है कि वर्त के आर पार जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, छेदक रेखा। ये तो हो गई छेदक रेखा। आपको एक कच्चा चित्र बनाना है, कच्चे चित्र में आपको ये प्रदर्शित करना है कि छेदक रेखा क्या होती है। तो छेदक रेखा होगी, साथ में आपको बतानी है स्पर्श रेखा क्या होती है। तो आपको पता है स्पर्श रेखा तो अंदर नहीं होगी, स्पर्श रेखा क्या होती है, बाहर होती है। तो आपको इसे टच करके बतानी है स्पर्श रेखा। तो ये आपको इस प्रकार एक चित्र बनाना था और कुछ नहीं करना है चौथे क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से हमारी 10.1 प्रश्नावली क्या हो गई है, कवर हो गई है। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, 10.2 करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्नावली देखो 10.2। 10.2 में देखो पहला सवाल आपको दे रखा है कि आपको एक वर्त दे रखा है। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इसमें भी ठीक है, नहीं ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, है क्वेश्चन किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं।
मान लो आपके पास में एक वर्त दे रखा है और वर्त में आपको क्या दे रखा है, वर्त में मान लो एक बिंदु है, कोई बार बिंदु दे रखा है, क्या है, क्यू दे रखा है। केंद्र से उसकी दूरी आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। वो बिंदु कौन सा दे रखा है, क्यू दे रखा है। यहाँ पर कोई त्रिज्या मान लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पर कोई त्रिज्या दे रखी है आपको, ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से इस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई दे रखी है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको इसमें क्या करके बताना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी वर्ग की त्रिज्या निकाल कर बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने पीछे सवाल किया था वैसे इसको करना है। तो आपको दिया है, क्या दिया है वो पहले लिखते हैं। दिया है, दिया क्या, देखो ओ क्यू का मान दे रखे हैं आपको 24 सेंटीमीटर। सॉरी, इस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई उल्टा दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ऐसे दे रखा है, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल की सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ओ क्यू का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 है। जबकि आपको दे रखा है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं पी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ओपी, आपको निकाल के क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो वही क्या करेंगे, अब त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे क्या होगा कि ओ पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ क्यू की स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। अब ओपी का मान आपको कितना देर का निकालना है, तो ओपी का मान निकालना है, ये उधर जाकर घट जाएगा। तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर हो गया। इधर देखो ओपी स्क्वायर क्या होगा, ओपी स्क्वायर होगा, ओ क्यू का मान कितना देर का है, 25, 25 का स्क्वायर माइनस है ओ आर कितना देर का है, 24, 24 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर आए तो अच्छी बात है, वरना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओपी स्क्वायर बराबर होगा, एक ये जुड़ेगा, एक क्या होगा, घटेगा। तो ये जुड़ गया और एक इनको क्या कर दो, आपस में घटा दो। तो ओपी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ गया। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो ओपी का मान मेरे पास में कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस क्या होता है, बी होता है। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो गया, 16 गया। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। इसमें आपको नीचे दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेना। जिसका उत्तर 7 होगा वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, चतुर्भुज से संबंधित है। किससे संबंधित है कि एक वर्त क्या है कि वर्त के पर क्या है, चतुर्भुज बना है मान लेते हैं, जिसमें आपको बार वाला जो स्पर्श बिंदु जहां पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा है, वहां पर जो काटन बिंदु होता है उसका कोण ज्ञात करके आपको क्या करना है, बताना है इस क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं ये एक वर्त है, ये क्या है, वर्त है। तो वर्त है, तो वर्त की जो त्रिज्याओं द्वारा जो बनाया गया कोण है वो तो दे रखा है आपको 110 डिग्री। कितना दे रखा है, 110 डिग्री। और यहाँ पर मान लो जो इस स्पर्श रेखा आपस में कटेगी, जहां पर क्या है, कटेगी, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, टी दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्यू, और ये क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब आपको इस कोण का मान निकाल के बताना है। ठीक है, कि इस कोण का मान कितना। ठीक है, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप किसी भी तरीके से करना, पेपर में आपका गलत है नहीं होगा। पहला तरीका देखो, ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन गया। देखो 1 2 3 4 भुजा बन गई है, चारों भुजा आपको दे रखी है। तो चारों भुजा में आपको चौथा कोण निकालना है। आपको पता है कि त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का मान कितना हो गया, 90 90 हो गया। ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी मैं लिखूंगा कैसे, देखो कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री होगा। इसमें आप आगे क्या लिखोगे कि हम जानते हैं चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बात आप जानते हो। अब आप रखो कोण ओ का मान आपको दे रखा है, क्योंकि अब इसलिए क्या होगा कि कोण ओ का मान कितना है 110 डिग्री प्लस आगे कितना हो जाएगा 90, 90 और कोण टी आपको क्या करना है निकालना है, तो 360 डिग्री। तो ये 90 90 कितना हो गया 180, 180 ये कितना हो जाएगा 110, 180 110 कितना हो गया 290, 290 प्लस कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 360, कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 290, तो कोण टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। तो कोण टी की वैल्यू कितनी आ गई 70, यानी ये कोण हमारा कौन सा आ गया 70 डिग्री। एक तरीका तो है ये करने का। दूसरा तरीका देखो, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान आमने सामने कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यह आपने कक्षा 9th में पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में। तो क्या हो जाएगा कि इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमें कोण कौन सा निकालना है, कोण पी टी क्यू निकालना है। तो इसका मान कितना दे रखा है 110, तो 180 में से मैं कितना घटा दूंगा 110, कोण पी टी क्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो दूसरा तरीका आपका यह है, चाहे आप इस तरीके से करना चाहे आप इस तरीके से करना, उत्तर क्या आएंगे दोनों ही समान आएंगे। और आपको पेपर में ऐसे ही करना है। दे रखा है कि एक वर्त है, आपको क्या दे रखा है वर्त दे रखा है। एक वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है आपको, मान लेते हैं ये दो स्पर्श रेखा इस हिसाब से दे रखी है आपको। ये किसी बिंदु पर काटती है, मान लेते हैं किसी बिंदु पर काटती है। काटन बिंदु क्या दे रखा है आपको पी दे रखा है, क्या दे रखा है पी दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखा है ए है, इस पर रेखा का मान लो बिंदु जहां पर टच करे वो क्या है ए बी है, केंद्र क्या है ओ है, केंद्र क्या है ओ है। अब यहां से ये जो मिल रहा है ये बिंदु हो गए, ठीक है। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है कि देख क्या रखा है आपको दे रखा है कि ए पी और बी ये पूरा कोण आपको दे रखा है 80 डिग्री। कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, बस इतना दे रखा है। और आपको पूछा क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं ओ, तो आपको पूछा है कि ए ओ या पी ओ ए पूछा है, मतलब इनको दो भागों में तोड़ दिया है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक बीच में लाइन दे रखी है, यानी रेखा दे रखी है। जो रेखा इसको क्या करेगी, इस कोण को क्या करेगी समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी। अर्थात आपको ये कोण ज्ञात करके आपको क्या करना है बताना है, ये कोण ज्ञात करके आपको क्या करना है बताना है। तो अब इसको कोण को ज्ञात करेंगे, क्या होगा कि बिंदु पर जो ये लाइन मिल रही है तो ये लाइन इसको क्या कर रही है समद्विभाजित कर रही है। मतलब अगर ये 80 डिग्री का पूरा कोण है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। इधर देखो अब इनका मान निकालते हैं। दिया क्या है हमें, आपको दिया है कि कोण ए पी बी बराबर दे रखा है 80 डिग्री। अब कोण एपीबी किन से मिलकर बना है, कोण एपीबी मिलकर बना है कोण एपीओ। अगला देखो अगला कोण किन से मिलकर बना है बीपीओ से, इन दोनों से ये कोण पी मिलकर बने हैं और इनका मान दे रखा है। तो ये कोण आपस में दोनों क्या है बराबर होंगे, और बराबर होने का अर्थ है कि इस कोण का मान कितना आ जाएगा फिर 40 डिग्री आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो। देखो कोण एपीबी का निर्माण किन से होता है, देखो कोण एपीबी किन से मिलकर बना है कोण ए पी ओ प्लस कोण बी पी ओ से मिलकर बने। अब आपको पता है ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि ये लाइन दोनों को बराबर समद्विभाजित करे, ये कोण बराबर होंगे। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया कि कोण ए पी ओ बराबर क्या है कोण बी पी ओ बराबर है। तो इसकी जगह से ये रखो। तो हमें तो अगर ऊपर वाले में ये मान निकालना है तो मैं बी पी ओ की जगह क्या रखूंगा ए पी ओ रखूंगा। तो कोण इसका मान कितना हो गया, चूंकि ऐसे लिखना चूंकि, इसलिए क्या होगा, इसलिए हो जाएगा कि कोण इसका मान हो गया 80 डिग्री बराबर कोण ए पी ओ प्लस बी पी ओ की जगह मैं क्या रखूंगा ए पी ओ। तो कोण ए पी ओ हो गया। अब ये कोण क्या हो गया सेम का डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा कोण 2 ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा
80 डिग्री। तो कोण ए पी ओ 80 बटा कितना हो जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कहने का अर्थ अब ये कोण मेरे पास में 40 है और ये कोण आपको पता है पहले से कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो ये कोण मैं निकाल दूंगा क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है आपको त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आपको 2 कोण तो दे रखे हैं, तीसरा कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आगे देखो मैं इधर लिख रहा हूं। तो त्रिभुज ए ओ पी में कौन कौन से कोण हो जाएंगे। कोण एक तो ये हो गया कि कोण ए पी ओ प्लस अगला कोण कौन सा हो जाएगा पी बी ओ पी ए ओ प्लस अगला कौन सा हो जाएगा ए ओ पी। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, या पी ओ ज्ञात करो एक बात है। इसका मान कितना है 40 डिग्री है, इसका मान कितना दे रखा है 90 डिग्री है। आपको कोण ए ओ पी निकालना है तो 180। तो कोण ए ओ पी कितना है 180 माइनस कितना हो जाएगा 130। आगे कितना आ जाएगा कोण ए ओ पी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। और आपको ये तो मान इसमें याद करके बताना था कि कोण ए ओ पी कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ गया। इसमें ऑप्शन आपका जो भी दे रखा है 50 डिग्री वो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, संपत्ति है क्या होगी समांतर होगी। तो आपको ये प्रूव करना है। ये एक प्रकार का आपको क्या दे रखा है परिमेय दे रखा है। क्या दे रखा है परिमेय दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक व्यास हो गया। व्यास किससे गुजरता है केंद्र बिंदु ओ से गुजरता है। इसके सिरों पर खींची गई इस पर रेखा हमेशा क्या होती है समांतर होती है। क्या होती है समांतर होती है। ठीक है, तो आपको ये बतानी है समांतर है। समांतर का अर्थ है यदि मैं इस पूरी रेखा का देखो मान अगर प्रूव कर दूं 180 डिग्री तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। तो ए यहाँ पर मान लो बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु मान लो सी है, यहाँ पर बिंदु क्या है डी है। अब जो मान लो स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है अक्ष है, यहाँ पर क्या है वाई मान लेते हैं। आपको पता है जहाँ पर ये डाला गया लंब होता है ये क्या कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो आप सीधी सी बात है कि अब जैसे मान लो इसका मान निकालना है इसका निकालना है। अगर इन दोनों का मैं योग प्रूव कर दूं यानी इस लाइन को एक रेखा साबित करना है मेरे को, मान लो इस लाइन को एक रेखा साबित करना है या व्यास साबित करना है तो मेरे को इस रेखा पर बने कोणों का योग ज्ञात करके 180 डिग्री प्रूव करना होगा। तो ये काम करना है हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको देख दिया है वो पहले लिखते हैं। दिया क्या है इसमें दिया है कि रेखा सीडी पर लंब कौन है ओ एक्स है। कौन है ओ एक्स है। तथा रेखा ए बी पर लंब कौन है ओ वाई है। ये हो गया। अगर ये लंब है तो इनके द्वारा जो बनाया गया कौन होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं इसको किससे लिखूंगा देखो ये कौन है 90 डिग्री तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि कोण डी अक्स ओ कोण डी अक्स ओ बराबर कितना है 90 डिग्री बराबर समीकरण नंबर कितना हो गया 1। इसी प्रकार देखो इसी प्रकार ये इस पर 90 डिग्री है तो ये कौन कौन सा हो जाएगा कोण बी वाई ओ ये भी कितना हो गया 90 डिग्री समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा और पूरा कोण बनेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो पूरे कोण को क्या लिखूंगा कि कोण अक्स ओ वाई बराबर 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इस रेखा पर बने कोणों का योग मान लो कितना है 180 डिग्री है तो ये एक रेखा क्या होगी व्यास हो गई। अतः व्यास पर जो बनने वाली जो रेखाएं होगी ये क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। इस क्लास में हम 4 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।